आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के एमसीक्यू एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज हम लोग इस एनसीईआरटी की एमसीक्यू श्रृंखला में क्लास सिक्स का चैप्टर टू को देखेंगे। क्लास 6 का, ठीक है। उसका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को, जो एमसीक्यू है, उसका एमसीक्यू को, पूरे एमसीक्यू को कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये चैप्टर नंबर 2 को, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा था, सांची स्तूप चंबल नदी के, जबकि ये गलत है। पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाट पर है, ये भी गलत है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पुरास्थल गुफाओं और गुफाओं पर स्थित यह गुफाएं नर्मदा नदी के पास स्थित है। तो याद रखिएगा, भीमबेटका से दो चीजें, मध्य प्रदेश में है और ये नदी किस नदी के पास है, नर्मदा नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान के राख के टीले, किसका राख के कीले मिले हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरनूल। कौन सा गुफा, कुरनूल गुफा से राख के टीला मिला हुआ है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर पूरा स्थल कुरनूल गुफा से चट्टानों के बीच मिले हैं। इसका मतलब है यह है कि प्रारंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो यहीं से पता चला है कि प्रारंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो इसका मतलब हुआ कि कुरनूल गुफा से हमको क्या चीज का मिला है, अवशेष, राख के किले का अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव इतिहास लगभग 99% कहानी किस काल में हुई है। तो मानव के इतिहास का 99% लगभग कहानी, 99% कहानी हिस्ट्री का, वो हुआ है आपका पूरा पाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के समय काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आरंभ काल को पुरातत्वविद ने पूरा पाषाण काल का नाम दिया है। जो शुरुआती काल था उसी काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्द, पूरा यानी प्राचीन तथा पाषाण अर्थात पत्थर से बना हुआ है, और यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों का महत्व बताता है। पूरा पाषाण काल 2 यानी 20 लाख से कहाँ पे 12,000 साल पहले माना गया है। और बात करेंगे 12,000 से 10,000 साल पहले का, तो ये मध्य पाषाण माना जाता है। मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जबकि 10,000 से पहले के काल को हम नव पाषाण के नाम से जानते हैं। जबकि चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा तो 8,000 साल पहले कृथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में निवास करते थे आरंभिक लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया हुआ है कि जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम लोगों को पर्यावरण का बदलाव मिलता है, क्योंकि जस्ट हम लोग पढ़े थे। जब आप थ्योरी पार्ट देखिएगा तो थ्योरी पार्ट में आपको समझ में आएगा कि 12,000 साल पहले पर्यावरण का चेंजिंग होता है। उसके वजह से घास उसका ज़्यादा यूज होने लगता है, उसकी वजह से घास खाने वाले जानवरों का ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक, फिर मध्य और फिर उत्तर पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरण में परिवर्तन मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहा जाता है, जिसे मध्य पाषाण कहा जाता है। तो मेसोलिथ ही कहा जाता है, ठीक है, मेसोलिथ। तो इसको मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ताकि आप याद रखिए, पर्यावरण में बदलाव कौन से काल में मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान में मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ शब्द दिया हुआ नहीं, जिसपे आपको विशेष ध्यान देना है। तो आखेटक और संग्राहक कहाँ नहीं मिलते हैं, तो चिरांद में नहीं मिलते हैं। चिरांद हमारा बिहार में उपस्थित है, याद रखिएगा। तो चिरांद बिहार में है। जबकि भीमबेटका से आपको मिलता है आखेटक और संग्राहक होने का प्रमाण। हुसंगी से मिलता है आखेटक और संग्राहक होने का प्रमाण। और कुरनूल गुफाएं से भी आपको मिलता है। भीमबेटका के बारे में मैंने बताया था, हुसंगी भी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिए, कुरनूल गुफा जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, ठीक है। तो भीमबेटका, हुसंगी और करनूल या कुरनूल गुफाएं से मनुष्य के आक्षेप और संग्रह होने के कारण मिलते हैं। जबकि तीर्थ नौपाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरांद नौपाषाणिक पुरास्थल है। तो याद रखिएगा, जो चिरांद था ये नौपाषाणिक है, नौपाषाणिक स्थल है, ठीक है। भीमबेटका नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी, तो नर्मदा नदी के पास। जो कि हुसंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे। जो कि बात करेंगे
यहाँ पर आपको दो चीज़ें और बता दें। ये देखिए, इसमें आप ध्यान समझिए इस बात को कि ये जो है ये आपका नर्मदा नदी के पास है, ठीक है, जबकि ये दोनों कौन से नदी के पास है, होसंगी और कुरनूल गुफा, ये है तुंगभद्रा नदी के पास, ठीक है, तुंगभद्रा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ है, बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नौपाषाणिक पुरास्थल है। नौपाषाणिक पुरास्थल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कौन सा पुरास्थल, नौपाषाणिक पुरास्थल पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी है, चिरांद भी है, महागढ़ा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। उदाहरण का प्रयोग करके सही उत्तर चुने, तो इसका मतलब मेहरगढ़ भी है, चिरांद भी है और नौ महागढ़ा भी है। ये तीनों के तीनों कौन सा है, नौपाषाणिक स्थल है। हम लोग को पता है 3 प्रकार का स्थल पाए जाते हैं, पूरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक और नौपाषाणिक, ठीक है। देखिए, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, पयमपल्ली, ये सभी नौपाषाण पुरास्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पूरे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है, निम्नलिखित में राख के निशान पूरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो हम लोग को आंसर इसका पता जस्ट पीछे भी पढ़े थे, कुरनूल गुफा से, ठीक है। तो कुरनूल गुफा से चट्टानों के रास्ते मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरापाषाणिक आशिक लोग आग से अज्ञात थे, मतलब आंशिक है, पूरापाषाणिक के उस समय का स्टार्टिंग के लोग आग से अज्ञात थे। तो कुरनूल से हम लोगों को मिला है क्या चीज़ का, आग के निशान, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के पुरातत्विक काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं, सुविधा अनुसार 3 विज्ञानों में 3 विभागों में बांटा गया है, निम्न में से उन तीनों में से नहीं है, कौन नहीं है। तो हम लोग को पता है कि प्राग ऐतिहासिक पूरापाषाण होगा, इसका आंसर सही है, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, महापाषाण का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों मिलता है, इसमें नहीं पूछा था तो नहीं, यही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, इसमें देख लीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मानव सभ्यता के अलौकिक काल, अलौकिक काल, लौकिक नहीं अलौकिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 पौराणिक पूरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बासी समाधियों से संबंधित है। ब्रह्मगिरी और आद्रिचलन पुरास्थल शामिल है। इतना ध्यान नहीं रखना है आपको कि पूरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण है, बाकी महापाषाण काल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन का, तो कह रहा है निम्नलिखित पुरास्थलों में से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका जाना जाता है, जो कि एमपी में है, नर्मदा नदी के पास है, ठीक है। तो वर्तमान में एमपी में है, रायसेन जिले में, कौन सा जिले में, रायसेन जिले में। यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का सुंदर उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल चित्रों का सुंदर उदाहरण कहाँ है, तो वो है आपको भीमबेटका में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन 100% कौन सा युग में हुआ था, मध्यपाषाण युग में। आय बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। जब जलवायु परिवर्तन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, तो परिवर्तनों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, बिल्कुल सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना, बिल्कुल ये भी सही है। गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, ये भी सही है। तो याद रखिएगा ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में औजारों को क्या कहा जाता था। तो ये मध्यपाषाण की बात कर रहा है, जस्ट हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल का समय 12,000 से 10,000 होता था, माना जाता था। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, तो छोटे होने यानी छोटे, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, याद रखिएगा। ड्यूक मैकेलिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था, इसको लघु पाषाण के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा पाषाण, लघु पाषाण, इसमें छोटे छोटे आकार के औजार पाए जाते थे। प्राय औजार में ट्रैक्टर से लकड़ी के सामान लगे हंसिया और जैसी औजार, इतना ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान नहीं रखना है कि मध्यपाषाण में माइक्रोलिथिक टाइप के औजार पाए जाते थे, जो छोटे आकार के होते थे। नेक्स्ट में देखिए, आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने का स्थान को क्या कहा जाता था। जो पत्थर का औजार बनाया जाता था वैसे स्थान को क्या कहा जाता था, तो वह स्थान आपका औद्योगिक स्थान होता था, जहां पर पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उस स्थान को औद्योगिक स्थान बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नौपाषाण स्थल बुर्जहोम के लोग रहने के लिए नीचे घर तोड़ते थे, जो व्यापारी थे तो वो स्वास्थ्य थे, ठीक है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है। वे लोग मलबे के नीचे घर तोड़ते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, तो याद रखिएगा, जैसे घर में जैसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाया जाता था नीचे की तरफ, इसको गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट गलत है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, याद रखिएगा कि नौपाषाण काल का एक बुर्जहोम है, ठीक है। बुर्जहोम किसका है, नौपाषाण काल का। एक कहाँ है, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, तो यहीं से गर्तवास पाया गया, तो बुर्जहोम याद रखिएगा, बुर्जहोम, गर्तवास, ये दोनों कश्मीर में है, और ये दोनों किस समय का है, तो नौपाषाण युग का, नौपाषाण युग का है, ठीक है।
नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि नौ पाषाणी पुरास्थल चिरांद किस राज्य में है, तो वर्तमान में बिहार राज्य में है चिरांद। नौ पाषाणी काल का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्राचीन काल में ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग निम्न में से कौन हो सकता है, तो वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समलिंगिक स्थल है। तो याद रखिए बोलन दर्रे के पास कौन सा जगह है, तो बोलन दर्रे के पास आपको मेहरगढ़ है। ठीक है, ये ईरान जाने के लिए एक रास्ता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए निम्नलिखित में से किस स्थान के लोगों ने सबसे पहले कहा था ओलगाना और भेड़ बकरी की शिक्षा दी थी, तो मतलब लगभग इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के लोग भेड़ बकरी ओलगाना ओलगाना ये सब पशु वसु थे। मेहरगढ़ की महिला और पुरुष ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ वूल बोने उगने भेड़ बकरी पालना शिक्षा देना ये सब शुरुआत किया था। तो मेहरगढ़ से इंपॉर्टेंट यह है गेहूँ जौ पशुपालन का शुरुआत यहीं से किया गया था। ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मैंने बताया वर्तमान पाकिस्तान में ईरान जाने का एक रास्ता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो वो कौन सी थी आपको, इसका हो जाएगा आपका गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस स्थान की कब्र में एक मृत बकरी के साथ एक डायनासोर का भी प्रमाण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से इसका मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ में मृत लोगों को बकरियों के साथ अपनाया जाता था। तो मेहरगढ़ में मृत लोगों को किसके साथ अपनाया जाता था, बकरी के साथ। लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसके लिए कब्रों में मृतकों को कुछ सामान रखा जाता था, ताकि मेहरगढ़ में ऐसी कब्रगाह है जहां मृत लोगों को बकरियों के साथ अपनाया जाता था। बसीहत इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए काम आता था। ये डॉक्टर के लिए नहीं, ये खाने के लिए रखा जाता था, ताकि उनको ये बात पता होता था कि मरने के बाद ही मृत लोक में जीवन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। मरने के बाद ये बकरी को ले जाते थे कब्र के साथ, वो कब्र में वो कहाँ के लोग, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी लास्ट क्वेश्चन है। ये भी पूरा पाषाण काल औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला आपका है पत्थरों की इन औजारों के निर्माण का स्थान उद्योग स्थल होता था, फैक्ट्री साइट जिसको कहा जाता था, बिल्कुल सही है। पत्थरों की इन औजारों के निर्माण में प्राय प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क या तकनीक या प्रेशर फिलिंग कहा जाता था, बिल्कुल ये भी सही है। एक बात याद रखिएगा, जब आप थ्योरी को नहीं देखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसका आंसर एक गलत है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक नहीं केवल दो नहीं, ये सही है। तो आप थ्योरी भी देखिए, आप प्लस में तब जाके आप एमसीक्यू लगाइए। 100% मैं बता रहा हूँ, आप पूरे के पूरे टॉपिक का एमसीक्यू पूरे 20 का 20 बनाइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही तक। तो अब अगला वीडियो थ्योरी के फिर से आएगा चैप्टर 3 का। ठीक है, तो चैप्टर 3 के वीडियो आने वाला है, तो आप उसको देख लीजिए। आज इतना ही तक, थैंक यू। बार बार आप इसको रिवीजन करने के लिए आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, और हमारा आगामी वीडियो भी देखिए, प्रीवियस जो वीडियो डाला गया वो भी देखिए फिलो स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब इससे बाहर पढ़ने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक कंप्लीट आपका वीडियो हो गया चैप्टर 2 का। ठीक है।